नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान बाय मिष्टी में। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है और पूरे 9 दिनों तक माता के विभिन्न स्वरूपों की पूजा होती है। वैसे तो साल में नवरात्रि तिथि 4 बार होती है, लेकिन चैत्र और शारदीय नवरात्रि का अपना अलग महत्व है। चैत्र नवरात्रि में कलश की स्थापना की जाती है और अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है, जो पूरे 9 दिनों तक जलती है। इसके बाद नवमी तिथि के दिन नवरात्रि का समापन होता है। नवरात्रि के समापन के बाद बची हुई पूजन सामग्री, कलश और नारियल का क्या करना चाहिए, और यदि आपने अखंड ज्योति जागृत की है तो इसका विसर्जन कैसे करना है। चैत्र नवरात्रि के दौरान जब पूरे 9 दिनों की पूजा का समापन हो जाता है, तब आपको 9वें दिन यानी कि रामनवमी को कलश पूजा स्थल से हटाना चाहिए या फिर उसका विसर्जन करना चाहिए। कलश विसर्जन नवमी तिथि में कन्या पूजन के बाद करना चाहिए। नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन होने के बाद आप कलश को विसर्जित करने के लिए सबसे पहले उसके ऊपर से नारियल उठाकर अलग रख लें और नारियल की चुनरी निकालकर रख दें। कलश विसर्जन किसी भी नवरात्रि तिथि के समापन के बाद ही करना चाहिए। आप चैत्र नवरात्रि के बाद दशमी तिथि के दिन भी कलश का विसर्जन कर सकते हैं। ध्यान रखें, कलश विसर्जन हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। माता को चढ़ाए हुए नारियल को आप प्रसाद की तरह ग्रहण करें और कन्याओं को भी खिलाएं। यदि आप नारियल को कपड़े में बांधकर रख रही हैं, तो इसी नारियल का इस्तेमाल अगली बार नवरात्रि में किया जा सकता है। ध्यान रखें कि नारियल को कभी भी कचरे वाले स्थान पर न डालें और न ही किसी अपवित्र स्थान जैसे बाथरूम के आसपास रखें। कलश से नारियल हटाने के बाद आप इसमें रखे जल को पूरे घर में छिड़कें और बचे हुए जल को किसी गमले में डाल दें। कभी भी इस जल की नाली या बेसिन में बहाना नहीं चाहिए। इस जल को गंगाजल के समान पवित्र माना जाता है और इसे पूरे घर में छिड़कने से पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। वहीं इस कलश के भीतर रखे सिक्के को आप अपनी तिजोरी या पर्स में रखें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहती है। जब आप कलश का विसर्जन कर दें, तब कलश के पास उगे जवारों को बर्तन से निकालकर किसी गमले में इसका विसर्जन कर दें। तब कलश के पास उगे जवारों को बर्तन से निकालकर किसी गमले में इसका विसर्जन कर दें। इनमें से कुछ जवारे निकालकर अपनी तिजोरी या पैसों के स्थान पर रखें। इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। मान्यता है कि जवारे आपके घर की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रों में जौ ही क्यों बोए जाते हैं? नवरात्रि के पर्व पर कोई अन्य अनाज क्यों नहीं बोया जाता है? इसकी पौराणिक मान्यता यह है कि जौ को भगवान ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है। जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की थी, तो मानव को वनस्पतियों में सबसे पहले जौ का उपहार दिया था और यही फसल सबसे विकसित हुई थी। इसीलिए नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना के समय जौ की सबसे पहले पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के समय जौ की सबसे पहले पूजा की जाती है और उसे कलश में भी स्थापित किया जाता है। सृष्टि की पहली फसल जौ को ही माना जाता है। इसलिए जब भी देवी देवताओं की पूजा की जाती है या हवन के समय जौ ही अर्पित किए जाते हैं। साथ ही ये भी कहा जाता है कि जौ अन्न ब्रह्मा के समान है और अन्न का हमेशा सम्मान करना चाहिए। इसलिए पूजा में जौ का इस्तेमाल किया जाता है। नवरात्रि में कलश स्थापना के दौरान बोया गया जौ 2-3 दिन में ही अंकुरित हो जाता है, लेकिन अगर ये न उगे तो भविष्य में आपके लिए अच्छे संकेत नहीं है। कहा जाता है कि 2-3 दिन बाद भी अंकुरित नहीं होते तो इसका मतलब ये है कि आपको कड़ी मेहनत के बाद ही उसका फल मिलेगा। वहीं जौ के उग जाने के बाद जब जौ का रंग नीचे से आधा पीला और ऊपर से आधा हरा हो, इसका मतलब आने वाले साल का आधा समय आपके लिए ठीक रहेगा, लेकिन बाद में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपका बोया हुआ जौ सफेद या हरे रंग में उग रहा है
तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा अगर होता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपके द्वारा की गई पूजा सफल हो गई। आने वाला पूरा साल खुशियों से भरा होगा। नवरात्रि का पर्व समाप्त होने के बाद कलश के जल को पूरे घर में छिड़का जाता है और बचे हुए जल को किसी पेड़ में डाल दिया जाता है। वहीं हरी भरी जौ को लोग नदी या बहते जल में प्रवाहित कर देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस बार से न करें। इस बार जवारे को जल में प्रवाहित करने की बजाय आप इसे प्रसाद रूप में परिवार के लोगों को दें। इसके लिए आप जवारे का रस निकाल सकते हैं। कलश के नीचे अक्षत रखना जरूरी माना जाता है। कलश विसर्जन के बाद इसके नीचे रखे अक्षत को पूरे घर में छिड़कना चाहिए। बचे हुए चावलों में से कुछ चावल घर में अनाज में मिलाएं और बाकी के चावल गमले में डालें। नवरात्रि के समापन के बाद यदि अखंड ज्योति प्रज्वलित है तो कोशिश करें कि उसे अपने आप ही शांत होने दें। कभी भी अखंड ज्योति को जब आप कलश का विसर्जन कर दें, तब कलश के पास उगे जवारों को बर्तन से निकालकर किसी गमले में इसका विसर्जन कर दें। इनमें से कुछ जवारे निकालकर अपनी तिजोरी या पैसों के स्थान पर रखें। इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। मान्यता है कि जवारे आपके घर की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जानबूझकर या फूंककर नहीं बुझाना चाहिए। यदि आप अखंड ज्योति को जानबूझकर बुझाती हैं, तो ये शुभ नहीं माना जाता है। अखंड ज्योति के समापन के बाद इसकी बत्ती को निकालकर अलग कर लें और यदि इसमें तेल बचा हुआ है तो उस तेल का आप दोबारा पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। अखंड ज्योति के दीपक का तेल भी बहुत पवित्र माना जाता है। जब भी आप कलश की स्थापना घर में करें, आपको ध्यान रखना है कि इसका नियम से विसर्जन जरूर करें। यदि आप इस कलश का विसर्जन नहीं करते हैं तो ये माता का अपमान होता है। कलश विसर्जन के समय आपको कुछ मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। इसमें हरि क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करना सबसे शुभ है। यदि आप कलश की स्थापना घर में करते हैं तो आपके लिए कन्या पूजन करना भी जरूरी मन जाता है। इससे ही पूजन का पूर्ण फल मिलता है। यदि आप चैत्र नवरात्रि के बाद कलश विसर्जन के समय यहाँ बताई बातों का ध्यान रखेंगी हैं, तो आपके घर में सदैव खुशहाली बनी रहेगी। दोस्तों, आशा करती हूँ कि मेरी यह जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। धन्यवाद।